अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीर है और ये वाक़या कराची के एक पुराने इलाके बल्दिया टाउन का है। मैं वहाँ एक छोटी सी शॉप चलाता था जो घर का कर्ज उतारने का ज़रिया था। दिन भर काम करता और रात को जब घर जाता तो बेचैन रहता था। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और जहाँ तक कि डॉक्टर की दवाइयों का काम था उनसे उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। सब कुछ एक अजीब दिन से शुरू हुआ। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं दुकान बंद कर रहा था जब एक बहुत पुरानी बुढ़िया आई। उनके हाथ में एक काला डब्बा था, बहुत कमज़ोर, जिसे देखकर ही अजीब सी घबराहट महसूस हो। बेटा, ये तुम्हारी अम्मा के लिए है, उसने धीमी आवाज़ में मुझसे ये कहा। मैंने हैरानी से उसका चेहरा देखा। मैंने तो कभी नहीं देखा था उस औरत को। कौन हो आप मुझे ये क्यों दे रही हो? वो सिर्फ मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कुराहट जिसे देखकर जिस्म सूख जाए। अपने घर जाकर सिर्फ इस डब्बे को खोलो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो गायब सी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। डब्बा हाथ में था, दिल तेज धड़क रहा था। घर जाकर मैंने डब्बा बेड पर रख दिया और सो गया। लेकिन रात भर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती रहीं। समीर, समीर, जैसे कोई धीमी आवाज़ से बुला रहा हो। आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक साया नज़र आया जो मेरे बेड के पास खड़ा हुआ था, पूरा काला, बिना शक्ल का, और धीरे धीरे हिल रहा था। मैं पसीने पसीने हो गया, चिल्लाया भी नहीं गया। जब आंखें झपकी तो सब नॉर्मल था। सुबह जब माँ का हाल देखा तो वो सच में ठीक लग रही थी। पहली बार इतने सालों में उनका चेहरा रोशन था। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। हर रात एक ही चीज़ होती, वो साया, वो बुलाने वाली आवाज़, और हर दिन मेरा चेहरा मुरझाता जा रहा था। आखिर एक दिन एक बुज़ुर्ग से बात की। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली, तेरी माँ के ऊपर काला जादू था, किसी ने तोड़ दिया, लेकिन उस जादू का बदला तुझे लेना पड़ेगा। ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन निकल गई। मतलब जो भी बुरा होना था अब मेरे साथ होगा। उस रात एक और अजीब चीज़ हुई। डब्बा जो मैंने अलमारी में रखा था वो बेड के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था, जैसे कोई रात भर उसे घूर रहा हो। घबरा कर मैंने डब्बा खोल दिया और जो अंदर था वो था एक छोटी सी हड्डियों से बनी हुई गुड़िया, और उसके ऊपर सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, तू अगला है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, मगर किस तरह ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी ज़िंदगी एक अजीब मोड़ पे आ चुकी थी। हर रात एक नई आजमाइश होती। वो साया जो सिर्फ दूर से देखता था अब वो करीब आता जा रहा था। जब भी रात होती महसूस होता कि कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन एक रात कुछ अलग था। उस रात तेज़ हवा चल रही थी और घर के हर एक चीज़ अजीब सी आवाज़ कर रही थी। घर की दीवारें भी जैसे चीख रही थी। हर चीज़ अजीब लग रही थी। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे जब मेरी आँख खुल गई, लेकिन इस दफ़ा मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं देख सकता था एक काला साया, लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इंसान का चेहरा मुरझाया, सूख गया हो, बिल्कुल मेरे सामने, बेड के बिल्कुल पास। वो झुक कर मुझे देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस सारा चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं चिल्लाया लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाई। मेरे होंठ जैसे सिल से गए थे। वो मुझे देखता रहा। धीरे धीरे उसका मुंह खुला। एक अजीब सी चीख सुनाई दी, ना औरत जैसी थी ना आदमी जैसी, सिर्फ दर्द भरी चीख। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। और फिर उसने एक हाथ बढ़ाया, जैसे कि मेरा गला दबाना शुरू हो गया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उनका टच महसूस हुआ मेरी जान निकलते महसूस होने लगी। दिल दबा दबा सा हो गया, जैसे सिर्फ एक सेकंड और सब कुछ ख़त्म। मगर फिर एक आवाज़ आई। वो साया रुका, ऐसे लगा जैसे
कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे से पीछे हट गया और बिना आवाज़ बेड के नीचे घुस गया, जैसे सिर्फ एक साया हो जो वापस अंधेरे में चला गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मैंने जैसे ही बेड के नीचे देखा वो वहाँ नहीं था। अगले दिन मैं एक बाबा के पास गया। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तुझे ये काला डब्बा किसने दिया? मैंने सारी बात बताई, वो बुढ़िया जो मुझे मिली थी, डब्बा जो उसने मुझे दिया था और सब कुछ जो हो रहा था। बाबा का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बेटा, तुझे तो एक बड़ी चीज़ मिल गई है। ये सिर्फ एक जादू नहीं, ये एक बंदिश है। ये किसी का दिया हुआ नहीं, किसी का छोड़ा हुआ है। मैं घबरा सा गया और मैंने उनसे पूछा, मतलब? बाबा ने एक लंबी सांस ली। मतलब जिसने भी ये डब्बा बनाया था उसका असर उस बुढ़िया पर था। जब उसने तुझे दिया तो वो चीज़ अब तेरी हो गई, और जो भी इस जादू का मालिक है वो तुझे ढूंढ रहा है। मेरी हालत और ख़राब होने लगी। तो इसका इलाज क्या है? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन वो मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। अगर तू सच में इलाज चाहता है तो तुझे एक काला जादू सीखना पड़ेगा। मेरी सांसें रुक गईं। एक और जादू? मतलब जो भी हो रहा था उससे सिर्फ जान छुड़ानी थी, और ये बाबा मुझे उसी रास्ते पे ले जा रहा था। लेकिन फिर बाबा ने एक आखिरी बात कही, तुझे एक फैसला लेना होगा समीर। या तो तू इस चीज़ को हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, या फिर उस इंसान को ढूंढे जिसने ये जादू तेरी माँ पे किया था और उसे वापस दे दे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिसने ये सब किया था वो इंसान नहीं था। बाबा की ये बात सुनकर मेरी रगों में खून जम गया। वो इंसान नहीं था तो फिर क्या था? मैंने बाबा से पूछा, ये जादू करने वाला कौन है? बाबा ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, राजदार। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा, कमरे की हवा भर अफसोस से भारी महसूस होने लगी, जैसे कोई मुझे ये कह रहा हो कि इस रास्ते पर मत चल। बाबा ने कहा, राजदार वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, दूसरों की भी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। ये लोग हैं जो अंधेरे में जीते हैं और अंधेरा इनके साथ रहता है। तुझ पर सिर्फ एक जादू नहीं, एक बंदिश लगी है, और इसे सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने की हो। मैं एकदम समझ गया, मुझे उसी बुढ़िया को ढूंढना होगा। मैंने कराची के हर कोने में ढूंढा, हर पुराने बाजार में गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ बदल रही थी। हर दिन मेरी माँ बेहतर होती जा रही थी और मैं ज़्यादा बीमार। मेरी आंखें काली होने लगी। रात को ज़्यादा अजीब सपने आने लगे। कभी कोई बर्फ़ जैसे हाथ मेरा गला दबाते, कभी मुझे लगता कि मैं किसी और जगह उठ गया हूँ, जैसे ये जादू अब मुझे तोड़ रहा हो। लेकिन एक दिन मुझे वो बुढ़िया मिल गई। मैं अपनी शॉप पे था जब मुझे सामने वाली सड़क पर वो बुढ़िया फिर नज़र आई, लेकिन इस दफ़ा उसका चेहरा पुराना नहीं लग रहा था, बल्कि वो और भी बड़ी हो गई थी, जैसे वक्त सिर्फ उस पर असर कर रहा हो। मैं भागकर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कांधे पे हाथ रखा, उसका जिस्म सर्द बर्फ़ की तरह था। उसने धीरे से कहा, अब तू समझ गया ना, ये डब्बा अब तेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे सिर्फ तू ख़त्म कर सकता है। मैंने घबरा कर पूछा, कैसे? उसने सिर्फ एक चीज़ कही, उसका नाम ले जो तुझे ढूंढ रहा है। मैं पीछे हटा। किसका नाम? उसने अपनी सारी ताकत जोड़कर एक नाम कहा, नफस। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि हवा एकदम भारी हो गई है, जैसे कोई सुन रहा है। बुढ़िया ने सिर्फ एक बात कही, अगर तू इसे रोकने में देर करेगा तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। और फिर वो वहीं गिर गई। मेरी आंखों के सामने उसका जिस्म सूखने लगा। उसके हाथ, उसका चेहरा, उसका पूरा जिस्म एक सूखी लाश जैसा लगने लगा, जैसे उसका वक्त पूरा हो गया हो। लोग जमा होने लगे। कई लोग कह रहे थे कि वो पहले से ही मरी हुई थी। कोई कह रहा था कि ये किसी और का काम है, लेकिन मुझे सब समझ आ गया था। अब मेरी बारी थी। उस रात मैंने फिर डब्बा खोला। अंदर अब वो हड्डियों वाली गुड़िया नहीं थी, अब सिर्फ एक चीज़ थी, एक काली जली हुई तस्वीर, और वो तस्वीर मेरी थी। ये देखते ही मुझे लगा जैसे हवा रुक गई हो, जैसे किसी ने मेरा नाम लिख दिया हो मौत की किताब में। मुझे
बाबा की बात याद आई, या तो तू ये अंधेरा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले या उसे वापस दे दे जो इसका असल मालिक है। लेकिन मैं जानता था अगर मैंने इस जादू को किसी और को दिया तो वो मेरी माँ की तरह या शायद मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो नफस मुझे लेने आ जाएगा। और फिर रात के ठीक 3:30 पर, जैसे हर रात होता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग था। इस दफ़ा मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने ये दरवाज़ा खोला तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, सांस भी धीमी हो चुकी थी। और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया, जैसे हवा ने नहीं, किसी ने अपने हाथों से अंदर धकेल दिया हो। और फिर जो मैंने देखा उसने मुझे पूरा हिला कर रख दिया। सामने सिर्फ अंधेरा था, एक अजीब गहरा अंधेरा। घर के बाहर कोई नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ खड़ा है। और फिर उसी अंधेरे से एक साया निकलने लगा, लंबा, मुरझाया हुआ, बिना आंखों के, एक इंसानी शक्ल। लेकिन उसका चेहरा कोई भी पहचान नहीं सकता था, जैसे वो इंसान नहीं किसी और चीज़ का रूप था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं भागूं या छुप जाऊं। लेकिन फिर मुझे वो बुढ़िया की बात याद आई, या तो तू इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले या फिर उसे वापस दे दे जिसने ये किया है। मुझे अब फैसला लेना था। मैंने फ़ौरन वो काला डब्बा उठाया। उसके अंदर अब मेरी जली हुई तस्वीर थी। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो शायद सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने तस्वीर उठाई वो साया एकदम तेज़ मेरे सामने आ गया। मुझे लगा अगर मैं रुक गया तो ये चीज़ मुझे ख़त्म कर देगी। मेरी माँ अब ठीक हो गई थी, मगर मैं नहीं बचूंगा। और फिर मैंने ज़ोर से तस्वीर फाड़ दी। एक ज़ोर की चीख, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी, जैसे हज़ारों लोग एक साथ चीख रहे हों। घर की दीवारें जैसे हिलने सी लगी हों। अंधेरा एकदम और गहरा हो गया और फिर एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं ज़मीन पर गिर गया, सांस फूली हुई थी। वो साया वहाँ नहीं था और जैसे ही मैंने ऊपर देखा दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। घर वैसे का वैसे ही था। माँ खाना बना रही थी, सब कुछ जैसे एक सपना हो। मगर जब मैंने अलमारी खोली वो काला डब्बा वहाँ वापस पड़ा हुआ था। उसके अंदर सिर्फ एक नया लफ्ज़ लिखा हुआ था, अगले को दे दो। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था ये चीज़ सिर्फ एक दफ़ा दी जा सकती है, मगर अगर वापस आ जाए तो इसके मालिक तुम खुद बन जाते हो। मैं अब समझ गया था, मैं उस बुढ़िया की जगह आ गया हूँ। अब कोई और मिलेगा जिसे ये डब्बा देना होगा, कोई और जो मुझे इस चीज़ से आज़ाद करेगा, कोई और जो अगला होगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में एक पुरानी और तारीखी जगह मौजूद है जिसे लोग नूरपुर किला के नाम से जानते हैं। ये जगह असल में एक छोटा सा जजीरा है जो एक दरिया के बीच में वाक़िया है। इस जजीरे पर एक कदीम किला बना हुआ है। ये जगह असल में एक छोटा सा जजीरा है जो एक दरिया के बीच में वाक़िया है। इस जजीरे पर एक कदीम किला बना हुआ है जो तारीख और राज़ों से भरा हुआ है। ये किला ब्रिटिश इरा के दौरान तमीर किया गया था और इसे एक नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसकी तमीर सिर्फ एक फ़ौजी मकासद के लिए नहीं बल्कि एक अहमियत रखने वाली इमारत के तौर पर भी की गई थी। इस किले का ताल्लुक़ उन तीनों अहम किलों से है जो अंग्रेज़ों ने लाहौर और उसके आसपास के इलाकों की हिफाजत के लिए बनाए थे। ये किला उन दिनों एक फ़ौज मरकज़ की तरह इस्तेमाल होता था, जहाँ सिपाही तैनात रहते और इलाके में किसी भी बगावत के हमले से निपटने के लिए तैयार रहते थे। मगर ये किला सिर्फ एक दिफाई इमारत नहीं रहा, बल्कि इसने एक और तारीखी दौर भी देखा, 1857 की बगावत का दौर, जब हिंदुस्तान भर में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत भड़क उठी थी। तो इस किले का इस्तेमाल एक कैद खाना बनाने के लिए भी किया गया।
बहुत से गुलामों और बागियों को यहाँ कैद किया गया, जिनमें से कुछ वो थे जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़े गए। कहते हैं कि इस किले के अंदरूनी हिस्सों में ऐसे कैद खाने मौजूद हैं जहां रोशनी और हवा तक मुश्किल से पहुंचती है। कई लोग यहां पर भूख और प्यास से दम तोड़ गए, जबकि कुछ को अंग्रेज़ सिपाहियों ने सख्ती से मार दिया था। आज भी इस जजीरे और किले के हवाले से मुतल्लिक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में किले में अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। आजकल ये जजीरा आम लोगों के लिए खुला है और यहाँ लोग छोटी बोट्स के ज़रिए सफ़र करके पहुँचते हैं। ये जगह अब सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, बल्कि एक दिलचस्प टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। दिन के वक्त यहाँ आने वाले अक्सर लोग इस किले की पुरानी दीवारों, गिरती हुई इमारतों और ब्रिटिश एरा की निशानात का जायज़ा लेते हैं। टूर गाइड्स लोगों को इस किले की तारीखी अहमियत समझाने में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि किस तरह अंग्रेज़ों ने इस जगह को दिफाई मकासद के लिए बनाया और फिर किस तरह ये बगावती कैदियों की कैद बन गई। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि इस जगह का असल असर सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। कहते हैं कि ये जगह सिर्फ एक पुरानी इमारत का मकबरा नहीं, बल्कि एक रूहानी तजुर्बात का मरकज़ भी है। दिन के वक्त ये जगह एक आम तारीखी मुकाम लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही महसूस होता है जैसे हवा भी भारी भारी सी हो गई हो। अक्सर लोगों ने ये महसूस किया है कि रात के वक्त यहाँ एक अजीब खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो सिर्फ सूखी हवा और पानी की लहरों की आवाज़ों के दरमियान बोझल महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो किले के अंधेरी हिस्सों में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन आंखें उन्हें देख रही हैं। इस जगह की शुरुआत सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और मीडिया के लिए भी एक दिलचस्प मुकाम बन चुका है। एक मशहूर टीवी शो के एक एपिसोड में जजीरे और किले का जिक्र किया गया था, जिसमें एंकर्स और रिसर्चर्स ने यहाँ गुजारी एक रात का तजुर्बा शेयर किया था। उनका कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में कुछ ऐसे साए देखे जो अचानक नजर आए और फिर गायब हो गए। हर साल सिर्फ चंद खास दिनों के लिए एक पैरानॉर्मल टूर भी दिया जाता है, जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस टूर के दौरान लोगों को किला की उन हिस्सों तक ले जाया जाता है जो आमतौर पर बंद रहते हैं। वहाँ जाने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं, किसी के चलने की आवाज़, धीमी सरगोशियाँ और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ तक। कई लोग जो यहाँ एक रात गुजारने की जुर्रत कर चुके हैं, उनका कहना है कि वो रात भर नींद नहीं ले सके, जैसे कोई उन्हें होशियार और बेहतर रहने पर मजबूर कर रहा हो। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख और असरात एक साथ जिंदा हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर वाकई इस जजीरे पर कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता? यह अब तक एक राज है जो हर नए आने वाले अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं छोटा था तो एक मर्तबा मैं भी अपनी मम्मा पापा के साथ इस जजीरे पर गया था। मुझे अब भी याद है, ये जगह उस वक्त मुझे सिर्फ एक पुरानी इमारत लग रही थी, गिरती हुई दीवारें और पुराने दरवाजे और एक अजीब सी खामोशी जो हर जगह टहल रही थी। टूर के दौरान जब सब लोग गाइड की बातें सुन रहे थे, मैं हर कोने में झांक रहा था, हर पुरानी दीवार का पीछे, हर अंधेरी जगह के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, जैसे मुझे किसी छुपी चीज़ को देखना हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक अजीब बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, जैसे कोई नज़र तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कोई था कहीं आसपास। टूर गाइड ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा कि मैं बहुत बहादुर बच्चा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे अंधेरे से घबरा रहे थे। वो दीवारों से दूर दूर चल रहे थे, लेकिन मैं हर जगह झांक रहा था,
हर दरवाज़ा धकेल रहा था जैसे मुझे कोई चीज़ मिल जाए। उस वक्त मुझे ये एक तारीफ लगी, लेकिन अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी या शैतानी मिजाज होने की वजह से नहीं था। मुझे किसी अजीब चीज़ का एहसास हो रहा था, एक अजनबी खौफ जो मेरी जहन के पीछे छुपा हुआ था। जैसे कोई कह रहा हो, लेकिन सिर्फ इतना कहने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, और फिर चुप हो जाए। ये डर किसी आम अंधेरे का नहीं था, ये उस एहसास का था जो तब होता है जब आप बर्फ़ पर चलते हैं और हर कदम पर यह डर रहता है कि ये किसी भी वक्त टूट सकती है। मैं जितना अंदर झांक रहा था उतना ही मुझे लग रहा था कि मैं किसी नज़र से बच रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस नज़र का बोझ महसूस हो रहा था। वो एक अजीब लम्हा था, बेसबब भी और बेवजह भी। लेकिन आज भी जब उस पल को याद करता हूँ तो दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर वापस उभर आता है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ग्रुप के बिल्कुल पीछे कोई है, कोई जो साथ साथ चल रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। ये कोई आदमी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था, जैसे एक हल्का सा साया जो सिर्फ महसूस किया जा सकता हो मगर देखा ना जा सके। हर बार जब मैं अपनी गर्दन घुमाता मुझे सिर्फ पुरानी दीवारें और सूखी घास नज़र आती थी, लेकिन फिर भी एक एहसास था कि कोई वहाँ है, सिर्फ एक कदम पीछे। बस मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, मेरी हरकत को महसूस कर रहा हो। जितना मैं इस सोच को अपने जहन से निकालने की कोशिश करता उतना ही ये एहसास और गहरा होता जा रहा था। मैं तेज़ तेज़ चल रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं उस महसूसत से दूर जा सकूं। हर कदम पर लगता था कि अगर रुक गया तो कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं सकता। जब भी टूर गाइड रुकता एक अजीब सी हलचल मेरे पेट में उठती, वो हलचल जो सिर्फ तब होती है जब कोई चीज़ करीब आ रही हो, जैसे कोई साया धीरे धीरे पीछे से मेरी गर्दन तक पहुंच रहा हो। मुझे लगता था जैसे कोई सांस लेने जितनी दूरी पर है, कोई जो मुझे देख रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। मैं बार बार अपनी माँ का हाथ खींचता और कहने लगता, चलते रहे, रुकना नहीं, चाहे टूर गाइड रुक भी जाए, चाहे सब लोग रुककर तस्वीरें खींचने लगे, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था। फिर हम नीचे कैद खानों की तरफ गए, जहाँ का माहौल सबसे ज़्यादा खौफनाक और दबाव भरा था। ये जगह सिर्फ अंधेरी और तंग नहीं थी, बल्कि हवा भी यहाँ भारी भारी सी महसूस होती थी, जैसे यहाँ सिर्फ हम नहीं कोई और भी हो। टूर गाइड ने बताया कि ये वो जगह थी जहाँ सबसे बुरी सज़ा दी जाती थी, जहाँ कैदियों को अकेले बंद कर दिया जाता था, तारीक दीवारों के दरमियान, जहाँ सिर्फ उनकी सांसें और उनका दुख उनका साथ देते थे। बाकी सब लोग आसानी से अंदर चले गए। कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे और कुछ सिर्फ दीवारों को हाथ लगाकर उनके पुराने होने का एहसास कर रहे थे। मगर मैं एक कदम भी नहीं रुक सका, जैसे मेरे पैरों को किसी ने जंजीरों से जकड़ लिया हो। अजीब सी बेचैनी, अजीब सा एहसास, जैसे अंदर कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सामने हवा में एक चीज़ मौजूद है, कोई जो मुझे देख रही है मगर मैं उसे नहीं देख सकता, कोई जो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं पीछे हट जाऊं, वहाँ कदम न रखूं जहाँ उसकी मौजूदगी है। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी, एक ऐसी सर्दी जो सिर्फ हवा या मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से थी, जैसे किसी ने मुझे अपनी ठंडी उंगलियों से छुआ हो। उस ठंडक के साथ एक और एहसास था, नाराज़गी, जैसे कोई मुझे देखकर गुस्सा हो रहा हो, कोई जो नहीं चाहता कि मैं उस जगह पर आऊं। ये गुस्सा सिर्फ एक तज्जियाती गुस्सा नहीं था, ये ऐसा गुस्सा था जो किसी ऐसी पुरानी रंजिश का हिस्सा लगता था, जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ एक खाली कमरा है,
सिर्फ पत्थर की दीवारें और सन्नाटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनकी बातें मुझे सुनाई तो दे रही थी, मगर समझ नहीं आ रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया से बोल रही हो और मैं किसी और जगह पर था। मैं उनका हाथ कसकर पकड़ चुका था और मुझे मेरी जगह से हटने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, मजबूर कर रहा हो कि मैं वहीं रुकूं। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है, जैसे दीवारों में छुपा कोई साया धीरे धीरे जिंदा हो रहा हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था वो आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी। कोई था, कोई जो मुझे देख रहा था, और सिर्फ देख नहीं रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे मारने के लिए तैयार है। अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरी गर्दन के बिल्कुल पीछे महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल करीब हो, इतना करीब कि अगर मैं मुड़ता तो शायद उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने होता। वो सांस हल्की नहीं थी, वो इतनी तेज़ और गहरी थी कि कोई गुस्से से सांस ले रहा हो। मेरा पूरा जिस्म एक तेज झटके से लगा, जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया हो, मगर मैं गिरा नहीं। बस एकदम से मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं नीचे बैठ गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं, मगर जैसे ही अंधेरा हुआ मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्त या शायद दो अजीब बेसूरत शक्लें मेरे बिल्कुल ऊपर खड़ी थी। मुझे उनकी शक्लें साफ नज़र नहीं आ रही थी, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझे देख रहे हैं, जैसे बस एक और पल, एक और सांस की देर हो और कुछ होने वाला हो। मुझे रोना आ रहा था, मगर चीखने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सिर्फ वहाँ जमा रहा था, मैं सिर्फ वहाँ जमा रहा, जैसे कोई शिकार हो जो अपनी शिकार होने का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन उस दौरान अचानक मेरी वालिद ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म था, जैसे किसी ने मुझे गहरे कुएं से बाहर खींच लिया हो, और जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया वो एहसास एकदम से चला गया। मगर एक बात मुझे अब भी याद है, जाते जाते एक बार और मुझे अपनी गर्दन के पीछे वही सांस महसूस हुई थी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम दोबारा यहाँ मत आना। जब हम इस जगह से निकल रहे थे, मैं अपनी आंखें बंद करके चला, जैसे अगर मैं कुछ देखूंगा तो वो चीज़ मुझे ले जाएगी। मुझे हर वक्त ये महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे कोई है, कोई जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि हमारे साथ साथ चल रहा है, जैसे हर कदम पर एक साया हमारे साथ बढ़ रहा हो। एक ऐसी मौजूदगी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, दिखाई नहीं। मुझे लगा कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो शायद वहाँ कुछ ऐसा होगा जो मेरी आंखों से बर्दाश्त नहीं है। घर लौटने के बाद भी ये एहसास ख़त्म नहीं हुआ। जब रात हुई और सब सो गए, तब भी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। अजीब सी बेचैनी, जैसे वो साया अब भी कहीं मेरे इर्द गिर्द घूम रहा हो। और फिर मैंने वो ख्वाब देखा। मैं एक छोटी अंधेरी जगह में कैद था। हवा बंद थी, दीवारें गीली और सर्द। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। ऐसी सर्दी जो सिर्फ जिस्म तक नहीं, रूह तक उतर जाए। मेरे इर्द गिर्द कई और लोग थे, मगर वो हिल नहीं रहे थे, बस एक जगह बैठे या लेटे हुए थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, एक बेजान बंद जगह सिर्फ इंतज़ार करती हुई। जब मैं उठा, मेरी सांस फूली हुई थी, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये कोई तस्वुर नहीं था, ये महसूस करने वाली चीज़ थी। जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि ये वही एहसास था जो उन कैदियों ने महसूस किया होगा जो इस कैद खाने में बंद थे। वो भूख, वो सर्दी, वो अकेलापन, वो इंतज़ार। शायद उनकी रूहें अब भी वही हैं, इसी इंतज़ार में। मुझे हमेशा से रूहानी चीज़ों में दिलचस्पी रही है। ये दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम आँखों से देखते हैं, इसके पीछे भी एक और दुनिया है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। कभी कभी सोचता हूँ, अगर दोबारा इस किले में जाऊँ तो क्या वही दो साए मुझे फिर पहचानेंगे? क्या वो अब भी वहाँ हैं? क्या वो अब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, या सिर्फ उस दिन मुझे देखने आए थे?
ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर सेंड करें ताकि आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।